नमस्कार, मैं प्रोफ़ेसर अमिताभ बनर्जी, यूएचओ का चेयरपर्सन और यूएचओ के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी करना है तो चाहिए तो आप uho.org.in में जा सकते हैं। ये यूएचओ का स्थापना हुआ था महामारी के 1 साल के अंदर, जब काफ़ी हम लोग साथ आए और एक यूएचओ का हमने स्थापित किया कि हम जो भी मेजर्स लिए जा रहे थे महामारी में, हम लोगों को हमारे साथ कई प्रोफेसर्स थे, आईआईटी के प्रोफेसर्स थे और कई डॉक्टर्स थे जिन्होंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस थे और डॉक्टर्स जो कि काफ़ी कुछ एक्टिविज़्म भी किया है, तो ऐसे हमारा यूएचओ का स्थापना हुआ है। तो आज हम यूएचओ के कुछ मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि आज पैनल डिस्कशन में बात करेंगे कि क्योंकि फिर से ऐसे महामारी का एक प्रकार से अलार्म चालू किया है और हमारा ये है कि हम उसके ऊपर हम आलोचना करेंगे कि कहीं हम वैसे गलती फिर से न दोहराएँ। और हमारे साथ अभी नए मेंबर जॉइन किए हैं, प्रोफ़ेसर श्रीजीत मिश्रा, जो कि इकोनॉमिक्स के प्रोफ़ेसर हैं। तो ये इकोनॉमी का अभी फ़िलहाल हैदराबाद यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स के प्रोफ़ेसर है और हमारे पब्लिक हेल्थ में इकोनॉमिक्स का बहुत इम्पोर्टेंस है। तो वो इकोनॉमिक्स हेल्थ इकोनॉमिक्स एस्पेक्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ पैंडेमिक्स के ऊपर भी थोड़ा ये डालेंगे, नज़र डालेंगे। हमारे साथ डॉक्टर वीना हैं, ये बहुत सालों से इन्होंने बहुत एक्सपीरियंस एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है और इनको जो भी अभी फिर से मेजर्स दिए जा रहे हैं कि मास्क पहनो, ये पहनो, इसके बारे में ये बताएँगे कि कितना मुश्किल है एक आम आदमी को मास्क पहनना और भी बातें बताएँगे क्योंकि इन्होंने नज़दीक से काम किया है। कोविड महामारी के दौरान कोविड पेशेंट्स को हैंडल किया है और ये बताएँगे कि किस प्रकार से उसको ज़्यादा कुछ डर फैलाया था। और हमारा कोशिश ये रहा कि आज फिर चालू जो हुआ है एचएमपीवी और दूसरे भी वायरस बर्ड फ्लू, फिर से डरना चालू हो। और डॉक्टर माया को तो आप लोग जानते होंगे, वो काफ़ी एक्टिव रही है थ्रू आउट। वो गायनेकोलॉजिस्ट है, एमडी गायनेकोलॉजिस्ट है और काफ़ी दिनों से वो गुजरात स्टेट को भी काफ़ी हिला के रखा था और अभी ऑल इंडिया उनका फेम है। और डॉक्टर वीना भी एमडी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है और एनेस्थीसिया में काम किया है। तो आज हम सबसे पहले प्रोफ़ेसर श्रीजीत मिश्रा से बात करेंगे। ये बताएँगे कि जो अभी महामारी में जो एक्स्ट्रा मेजर्स लेते हैं, जो कि मतलब बहुत स्ट्रिक्ट अननेचुरल मेजर्स है, लॉकडाउन करना या स्कूल बंद करना भी, इससे इकोनॉमिक हार्म कितना होता है? प्रोफ़ेसर श्रीजीत। नमस्कार। ये बात मैं 2-3 चीज़ें रखूँगा आपके सामने। जब हम इकोनॉमिक मेजर्स लॉकडाउन कर देते हैं, तो हम ये डिस्टिंग्विश नहीं करते कि किसी के जो काम करते हैं, जो इकोनॉमिक फंक्शनिंग करते हैं, वो सब बंद हो जाते हैं। तो जो यंग है, हेल्दी है, जो स्कूल जा सकते हैं बच्चे, उनको बंद उनको अगर हम स्कूल नहीं जाने देंगे, काम करने के लिए नहीं देंगे, हमारे अर्थशास्त्र व्यवस्था के ऊपर बहुत हानि होगा। और स्कूल बंद करने से बच्चों का भी जो डेवलपमेंट होता है, वो नहीं होता है। तो इसीलिए ये सब बंद करना नहीं, देख के हमको कॉशन रहना चाहिए। क्योंकि जब महामारी है, तो किस लिए है? ये ड्रॉपलेट है या एरोसोल है? तो एरोसोल है तो हमको खुली हवा, खुली सूर्य किरण ये सब चाहिए। तो ये बंद कर देंगे तो हमको एडवर्स इफेक्ट्स हेल्थ के लिए वो भी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो और कॉस्ट ऑन द इकोनॉमी तो एक चीज़ है। तो अगर हम हमारे पास जितने सीमित पैसे हैं सरकार के पास, अगर उस सबको 1 या 2 चीज़ में लगा देंगे तो बाकी एक्सपेंसेस हेल्थ केयर के लिए वो नहीं रहेंगे। बाकी अदर सोशल कंसर्न्स के लिए भी सरकार के पास वो पैसा नहीं रहेंगे। तो एक चीज़ वो है। दूसरी चीज़ जो कॉस्ट के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि अगर अगर कोई इंसान को कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके लिए जो इंटरवेंशन होना चाहिए, हेल्थ केयर होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए? अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो गया, वो भी खराब हेल्थ के लिए खराब हो सकता है, लेकिन खर्चा के लिए खराब है कि हमारे पास सीमित पैसा है। हम अगर एक आदमी के ऊपर सारे पैसा खर्च कर देंगे या कुछ आदमी के ऊपर सारे पैसा कर देंगे, कुछ बीमारी के ऊपर सारे पैसा खर्च करेंगे, तो बाकियों के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो इसीलिए हमको जुडिशियस वे में खर्चा करना चाहिए। धन्यवाद प्रोफ़ेसर श्रीजीत मिश्रा।
आपके इससे पता चलता है कि ऐसा मेजर जो लिए गए हैं, ओवरड्राइव लिए गए थे पिछले महामारी में, और अभी भी ऐसा कोशिश किया जा रहा है। इसमें इकोनॉमिक सेंस भी नहीं है, और आपने कहा कि थोड़ा बहुत मेडिकल सेंस भी नहीं है, क्योंकि अगर एरोसोल से पैरा है, खुली हवा में जाना चाहिए। लॉकडाउन करने से लोग बंद हवा में चले जाते हैं, तो इसमें मेडिकल सेंस भी नहीं होता, और इकोनॉमिक तो डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज भी होते हैं, जो कि हमारे दूसरे प्रॉब्लम है। डॉक्टर कुशवाहा आ गए हैं। डॉक्टर कुशवाहा हमारे फाउंडिंग मेंबर में से है यूएचओ के, और फिलहाल कोई कॉलेज में प्रिंसिपल है, मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में। तो डॉक्टर कुशवाहा से मैं पूछूंगा कि ये जो नया वायरस आया है HMPV, इससे कितना आपको हमको चिंता करना चाहिए कि अगर हो, या तो पैंडेमिक हो, या पैंडेमिक का फॉल्स अलार्म रेज किया जा सकता है? आपको क्या लगता है? सर धन्यवाद बनर्जी सर। पहली बात तो ये है कि हमको ये समझना चाहिए कि जो पैंडेमिक होता है वो कोई भी वायरस या कोई भी बैक्टीरिया ऐसे ही नहीं कर सकता है। उसके लिए कुछ मिनिमम क्राइटेरिया है, जब तक वो एटियोलॉजिक एजेंट अगर उसको मीट नहीं करेगा तो हम पैंडेमिक उसे नहीं कह सकते। तो पैंडेमिक की जो परिभाषा है उसके हिसाब से एक ऐसा इन्फेक्शन जो कि एकदम नए वायरस के द्वारा, नए वायरस का सबसे पहला चीज है कि नया वायरस यानी जिसकी की कोई भी पुरानी एक्सपीरियंस हमारे होस्ट को ना हो, यानी कि ह्यूमन बींग्स को अगर उसका पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस वायरस से, तब ही उसमें एक क्षमता आ सकती है कि वो पैंडेमिक करना है। नंबर एक। नंबर दो ये है कि आमतौर पे जो वायरसेस जो पैंडेमिक करते रहे हैं, तो वो कभी भी ह्यूमन होस्ट में पहले पाए नहीं गए थे। वो कहीं ना कहीं किसी और होस्ट में रहते थे, जिनका बाद में किसी एंटीजेनिक ड्रिफ्ट या शिफ्ट या किसी भी चेंज के कारण उनके अंदर ये क्षमता आई कि वो वायरस अब ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर सकता है, और तब भी वो पेंडेमिक नहीं कर सकता। अगली क्षमता उसे जो डेवलप करनी पड़ती है, वो हासिल करनी पड़ती है, वो ये है कि वो जब ह्यूमन बीइंग को इन्फेक्ट कर सकता है तो अब वो ट्रांसमिट भी होना चाहिए अगले ह्यूमन बीइंग में। यानी कि जब तक ये दो क्राइटेरिया मीट नहीं करेगा, तब तक वो पैंडेमिक का रूप धारण नहीं कर सकता वो वायरस। अब हम बात करें तो HMPV वायरस की। पहली बात यह है कि HMPV वायरस एक नॉर्मल कॉमन कोल्ड या फ्लू वायरस है, जैसे कि बहुत सारे हैं जिसकी संख्या हजारों में है। तो अगर हम ढूंढना शुरू करेंगे तो हमारे तो एनवायरनमेंट में, हमारे ह्यूमन होस्ट की बॉडीज में ऐसे हजारों वायरसेस के एविडेंस जिंदा या मुर्दा होने के मिल जाएंगे, और वो जो है कोई परिभाषा नहीं होगी कि हम पैंडेमिक को उससे डिफाइन करें। और RT-PCR से हम जब इस तरह से टेस्ट करना शुरू करते हैं, तो आपको तो अब कह लीजिए कि आप अगर हर हिंदुस्तानी में भी ढूंढने जाएंगे तो माइकोबैक्टीरियम कम से कम 50% लोगों में तो या उससे ज्यादा लोगों में मिल ही जाएगा। तो हम कहेंगे कि हर ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो एंटीबॉडी हो या उसका एंटीजन हो, अगर वो मिल जाए तो पैंडेमिक कहलाएगा। तो यहाँ पैंडेमिक की बाढ़ आ जाएगी। तो ये HMPV वायरस में जो हम कह रहे हैं वो ऑलरेडी बहुत पुराना वायरस है, कॉमन कोल्ड वायरस है, और इस तरह के हजारों वायरसेस है। राइनो वायरस है, चाहे आपका RSV के बहुत सारे टाइप्स है, एंटेरो वायरसेस है, बहुत सारे आपको मिल जाएंगे जिसमें कि ये कॉमन कोल्ड रूटीनली करते हैं ह्यूमन होस्ट में। और इनकी कोई और फ्लू वायरसेस भी, इन्फ्लुएंजा वायरसेस भी अपने आप में सीजनल वायरसेस होते हैं, और ये फ्लू सीजन चल रहा है। फ्लू सीजन में जो मुख्यतः चीज होती है वो ये होती है कि लोग इंडोर्स चले जाते हैं, वेंटिलेशन पुअर हो जाता है, इसके कारण इनके ट्रांसमिशन आसान हो जाते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आपका जो है वो ड्राई हो जाता है और आसानी से इन्फेक्ट हो सकता है। तो ये सब फैक्टर्स को लेते हुए फ्लू सीजन में आमतौर पे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बढ़ते हैं। ये बहुत आम बात है और ये कोई नई चीज नहीं है। तो इसको लेते हुए अगर हम HMPV पे जो अलार्म रेज किया जा रहा है वो कंप्लीटली फॉल्स अलार्म है, और इसका कोई भी महत्व या कोई भी जो है सेवा डराने के अलावा, जो कि हमारी जनता ऑलरेडी अगर सेंसिटाइज हो रखी है इस डर से, तो उसको आसान हो जाता है कि उसको डराना किसी भी नए नाम को लेकर के। तो अगर हम इसको बोलेंगे नहीं ये जी कॉमन कोल्ड वायरस है तो लोग डरेंगे नहीं, लेकिन इसको HMPV नाम दे देंगे तो थोड़ा सा हाँ कुछ नया नाम है, कुछ बड़ा सा नाम है,
जैसे कि आनंद पिक्चर में आपने सुना होगा, वो लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन वाला एक लंबा सा नाम दे दिया गया था। इसी तरह से सार्स कोवी 2 दे दिया गया था, जबकि एक्चुअली हम उसे कह देते फ्लू वायरस, तो कोई इंटरेस्टेड नहीं होता। तो ये एचएफपीवी का कोई भी सिग्निफिकेंस इस जो है पैंडेमिक पोटेंशियल में कोई है नहीं, ज़ीरो है। और एक ही चीज़ हो सकता है कि हम डर पैदा करने की कोशिश करें और इस डरे हुए माहौल में कुछ नया वायरस जो कि छुपा के रखा हो इन्होंने, कुछ और प्लान बी जो होगा, उसमें कोई नया आपने गेन ऑफ फंक्शन करके कुछ अगर नया वायरस छोड़ देंगे और 2-4 भी मृत्यु हो जाएँगी और उस दौरान जो अफरा-तफरी मचेगी, उसका फ़ायदा आप वैक्सीन को लॉन्च करने में कर सकते हैं। तो ये मेरा इस एचएमपीवी वायरस के ऊपर मेरा विचार ये है। तो अभी नया नाम से ये कॉमन कोल्ड से अनकॉमन कोल्ड हो गया, आपका कहना ये है। और जी। मेरे को लगता है जिस हिसाब से आपने बोला हज़ारों वायरसेस होते हैं, तो हो सकता है कल एक नया सब स्पेशलिटी खोल दे, अनकॉमन कोल्ड स्पेशलिस्ट जैसे पल तो इसमें अभी अलग से वायरलाइज़्ड हो जाएँगे, जीनोमिक सर्वेलेंस करेंगे, बाल की खाल निकालेंगे और शायद जैसे आपने बताया कि जितना लॉकडाउन करेंगे, सैनिटाइज़ेशन करेंगे, ओवर खतरा की बढ़ेगा। ओवर करेंगे, अगर ओवर ऑल द रिक्वायरमेंट से ज़्यादा करेंगे तो काफ़ी बच्चे भी इसके इम्यूनिटी नहीं डेवलप करेंगे। तो आगे के ऐसे जब टाइम आ जाएगा कि कॉमन कोल्ड अनकॉमन कोल्ड हो जाएगा और उससे भी सीरियस आउटब्रेक्स हो जाएंगे, क्योंकि वल्नरेबल हो जाएगा पॉपुलेशन। क्योंकि अभी भी जो मेजर्स किए हैं, अभी भी एचएमपीवी में भी बोल रहे हैं डरने की कोई बात नहीं है, पर कोविड अप्रोप्रिएट कहीं-कहीं मीडिया में भी आ रहा है, कहीं-कहीं आ भी रहा है, मास्क अप कई गाइडलाइंस में भी आ रहे हैं। अभी हालाँकि गवर्नमेंट थोड़ा-सा बैकफुट में है, मास्क की जगह बोल रहा है कि कफ एटिकेट कीजिए और ये कीजिए, पर कोई-कोई लोग मास्क भी बोल रहे हैं। तो मैं डॉक्टर वीना से अभी पूछूँगा कि उन्होंने ओटी में काम किया कई सालों से, डिकेड्स शी हैज़ वर्क्ड इन द ऑपरेशन थिएटर, और वो बताएँगे कि मास्क का कितना एक मास्क का प्रोटोकॉल होता है, मास्क पहनना, जो कि अगर उस तरीके से मास्क नहीं पहनेंगे तो इन्फेक्शन फैलेगा बजाय कि रुकने का। तो डॉक्टर वीना आप बताइए मास्क, क्योंकि मैं भी थोड़ा दिन एनेस्थीसिया में काम किया कुछ साल, तो मेरे को मालूम है, मैं मास्क इतना करते-करते मैंने फिर ओटी से बाहर ही निकल गया। मैं फिर बिल्कुल फील्ड एपिडेमियोलॉजिस्ट बन गया, क्योंकि इतना उसको देखना पड़ता है सँभाल के। तो डॉक्टर वीना बताइए कितना मुश्किल है मास्क पहनना? नमस्ते सभी को। एंड जैसे अरविंद कुशवाहा सर बता रहे थे कि पहले ना वायरस को एक बड़ा बड़ा नाम देके भय पैदा करते हैं, एंड दूसरी चीज है ना मास्क लगाने को बोल के इम्यूनिटी कम करते हैं। क्या होता है, जब भी आप मास्क पहनते हो, मास्क अलग अलग तरीके के होते हैं। एक आप शायद आप कोई खांस रहा है, छींक रहा है, तो आप एक कर्चिफ भी ऐसा मुंह पे रख के अपने आप को बड़े बड़े ड्रॉपलेट से प्रोटेक्ट कर ले सकते हो। या तो कॉटन का जो सिला हुआ मास्क रहता है, उससे भी आप बड़े ड्रॉपलेट्स कम कर सकते, डायरेक्टली आपके ऊपर पड़ने से, गिरने से आप बच सकते हो। पर उससे भी ज्यादा अगर आपको एरोसॉल से बचाना है, माइक्रो पार्टिकल से आपको बचना है, एंड आपकी सांस भी बाहर जाके पेशेंट को ना इन्फेक्ट करे, इन दोनों कारणों के लिए हमारे यहाँ ओटी में हम सर्जिकल मास्क पहनते हैं। एंड सर्जिकल मास्क ऐसा होता है कि ऊपर के एंड में उसका यहाँ पे एक स्टिफ रॉड जैसा एक दिया जाता है, ताकि ये आप प्रेस करोगे ना, तो ये आपके नाक पे ऐसा ऐसा इसको प्रेस करोगे तो ये नाक पे टिके रहेगा। एंड आपको मास्क को कहाँ पे छूना है, सिर्फ ये दो जो धागे दिए गए हैं साइड में, उसी को छूना है। ना आपको यहाँ के आगे में छूना है, ना पीछे में छूना है, ना कहीं। तो आप एक बार यहाँ पे पहनोगे और इसको ऐसा आप दबा दोगे, तो उसका मतलब है आगे आप इस मास्क को छुएंगे नहीं बिल्कुल। यू जस्ट कैनॉट टच इट अगेन। अगर समझो वो ऐसा थोड़ा आप काम करते करते ऐसा उतर गया, तो आप ऐसे लेके उसको ऊपर नहीं कर सकते। व्हाट यू हैव टू डू इज ओपन अप फ्रॉम हियर अगेन, फिर से इसको लगाओ एंड फिर से इसको पहनो। यू हैव टू टच ओनली द थ्रेड।
एंड दूसरी कहीं भी जगह आप छू नहीं सकते। आजकल लोग क्या करते हैं, पहने रहते हैं मास्क, बीच में होटल में जाते हैं, चाय पीना पड़ता है या कुछ बात करना पड़ता है या जोर से छींक आती है तो मास्क निकाल लेते हैं, ऐसे हाथ में रख लेते हैं, जेब में डाल लेते हैं, पर्स में रख लेते हैं, फिर या तो टेबल पे फेंकेंगे एंड फिर वही मास्क लेंगे और फिर ऐसे उसको पहन लेंगे। जब भी आप उसको छुओगे ना तो उसमें हर किस्म का बैक्टीरिया कुछ भी चढ़ सकता है एंड उसके जो पोर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आप अंदर वो वायरस और बैक्टीरिया को भेज सकते हैं। एंड जैसे आपने यहाँ पे लगा के रखा, अपनी सांस का जो भी यहाँ पे मॉइस्चर वार्मथ, और आप जो सांस जब बाहर छोड़ते हो तो उसमें काफी बहुत मॉइस्चर रहता है, वार्मथ रहता है, वो सब यहाँ पे जाके गीला हो जाता है, एंड इट काइंड ऑफ बिकम्स लाइक अ पेट्री डिश, इट बिकम्स, आपको पेट्री डिश मालूम है, जब हम बैक्टीरिया कल्चर वगैरह करते हैं तो अगार अगार मीडियम या कोई भी वेट मीडियम लेते हैं, उसमें हम कॉलोनी डालते हैं बैक्टीरिया की एंड वहां पे वो बढ़ता है। तो ऐसे जो वार्म और मॉइस्ट हमारा वेट यहाँ पे क्लॉथ हो जाता है ना, तो उस पे वो पेट्री डिश का काम करता है, बैक्टीरिया वहां पे पनपता है, इट गेट्स अ नाइस वार्मथ एंड वेट एटमॉस्फेयर फॉर इट टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। सो ऐसे होके क्या होता है, यू आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ अ पेट्री डिश, एंड इससे क्या होता है, जब हर बार आप सांस लोगे तो वही चीज आपके अंदर जाएगी एंड आपके चांसेस ऑफ गेटिंग निमोनिया, कंसोलिडेशन, ट्रेकियाइटिस, आपका इम्यूनिटी लो होना एंड कॉन्स्टेंटली आपको ही खुद प्रॉब्लम होते जाना, ये भी बहुत ज्यादा होएगा। नेक्स्ट क्या करते हैं, और अच्छे मास्क को प्रमोट करते हैं। मैं मास्क प्रमोट नहीं कर रही हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द डिफरेंसेस बिटवीन द यूजेज ऑफ द सर्जिकल मास्क एंड द N95 मास्क। N95 मास्क को क्या बोलते हैं, इसका तो और भी स्टिफ हो गया रॉड, एक बार यहाँ पे बैठ गया ना आपके नाक पे एंड ऐसे दबा दोगे तो इट इज गोइंग टू स्टे देयर फॉर गुड। सो इसलिए वो N95 मास्क का थोड़ा मैन्युफैक्चरिंग अच्छा है, एंड इसमें जो होल्स हैं, जो पोर्स दैट आर देयर, they are about 300 microns and वायरस और बैक्टीरिया 0 to 30 माइक्रॉन्स होते हैं। तो एक पोर में 300 माइक्रॉन्स में कम से कम 10 अंदर घुस सकते हैं। अंदर घुसना बहुत इजी है, घुसने के बाद बाहर निकलने का बोलो, आप सांस तो लेते रहोगे, वो बैक्टीरिया वायरस को फिर वही होल मिलना जो 300 माइक्रॉन्स का है जिससे वो बाहर आ सकता है, तो आएगा नहीं, इधर ही फैलेगा, इधर ही इट विल बी रम्बलिंग ओवर हियर, एंड जब आप सांस लोगे तो पूरा अंदर आपके ही श्वास में जाके वो बैठ जाएगा कहीं। तो एक बार आप ये पहन लिया तो अंदर घुसने का वायरस बाहर निकलने का नाम नहीं लेगा। तो उससे बेटर है आप ये सब मत पहनो, खिड़की आपकी खिड़की जो भी है पूरा खुले रखो, खुली हवा में जाओ, जोर की हवा आएगी तो पूरा इधर से उधर मार के सब कुछ निकल जाएगा, ताकि आप इसके अंदर लो और यहाँ पे उसको फोर्सिबली कहीं और जाने का नहीं, जाना है तो सिर्फ अंदर जाओ, मेरे चेस्ट के अंदर जाओ और मेरे को निमोनिया एंड कंसोलिडेशन कर दो, ऐसा आप उसको ज्यादा चांसेस बढ़ा रहे हो। एंड इसको तो बिल्कुल छूना ही नहीं आपको, इधर रखने का, अगर आपको कहीं किसी भी कारण इसको निकालना भी पड़े तो यहाँ से निकालोगे, सिर्फ ये 2 धागे निकालोगे एंड इसको ऐसे ही बंद करोगे, जैसे अंदर का हिस्सा अंदर ही और बाहर का हिस्सा बाहर ही, एंड शायद आप एक एक अच्छा सा व्हाट यू कॉल इट, द जिप लॉक का जो बैग होता है, ऐसा उसके अंदर इसको ऐसे अंदर करोगे और बगैर छुए इसको आप बंद करके रखोगे, तो शायद आप इसको और एक बार यूज कर सकते हो। तब भी जब यूज करोगे तो इसको खोलोगे एंड सिर्फ ये पकड़ोगे, ना बाहर छुओगे ना अंदर छुओगे, एंड इसको आप टर्न करोगे जहां पे स्टिफ है एंड फिर इसको ऐसा वापस लोगे और फिक्स कर लोगे, तो तब ये काम करता है। पर हमारे यहाँ देखो ना, भाजी वाली भी पहनी रहती है मास्क, जो बाई है वो काम करती है, वो भी पहनी रहती है, होटल में आपका वेटर जो होता है वो भी पहना रहता है, उसको बात करना होता है तो आप मेनू पूछो तो मास्क उतारेगा और बोलेगा
इडली वड़ा डोसा सब कुछ अवेलेबल है, एंड फिर चढ़ाएगा एंड फिर जाएगा किचन में, एंड वो खाना लाएगा, उसी से मास्क पहनेगा, पकड़ेगा। क्या कर रहे हो आप? दिस इज टोटली अनसाइंटिफिक क्लेanलीनेस मास्क का। अभी पूना में स्कूल में ऑर्डर है, कई पूना में स्कूल में कंपलसरी कर दिया, तो बच्चे को और मुश्किल होगा मास्क। स्कूल के बच्चे कितना नुकसान होगा बताइए आप, बच्चे को कितना नुकसान बहती रहती है, वो लोग ऐसे ही पोंछ लेते हैं मास्क के साथ। अच्छा, दूसरा है कि इसका एक बार यूज करेंगे, आपने बैग में रख दिया, अगले दिन भी यूज कर सकते हैं कि कितने दो, तो फिर बैग में रखने का क्या मतलब है? वॉश एंड वेयर है क्या? इसको धो हम सकते? लोग ओटी जाते थे सुबह में, आईसीयू में सुबह 9 बजे जब हम रिपोर्ट करते थे, तब हमको एक नया N95 मास्क रोज का दिया जाता था, और उसके साथ एक बैग दी जाती थी। तो 4 बजे जब हमारी ड्यूटी खत्म होती, तो वो बैग और मास्क सब कुछ हम फेंक के आ जाते। देखना पड़ता है ना वो। अभी आम आदमी के लिए कितना कॉस्टली होगा? आम आदमी को इतना अफोर्ड कर सकता है क्या? नहीं, और दूसरा बिल्कुल बात है, जो बांग्लादेश में जो स्टडी हुआ था, 3 लाख पॉपुलेशन में स्टडी हुआ था, 1 लाख को कोई मास्क नहीं दिया था, 1 लाख को क्लॉथ मास्क दिया था, और 1 लाख को सर्जिकल मास्क दिया था। तो क्लॉथ मास्क का नो मास्क में कोई फर्क नहीं पाया था, सर्जिकल मास्क में एडवांटेज वाज 11%, पर दैट इज प्रॉपरली यूज्ड। तो आम आदमी के लिए तो ये है ही नहीं। तो ये जो जो गाइडलाइन देते हैं मास्क अप एक्सपर्ट लोग भी बोलते हैं, हमारे हमारे नाम पे भी डाल दिया था मास्क अप न्यूज़पेपर में। हमने फिर ऑब्जेक्शन भेजा कि मैं तो मास्क के खिलाफ हूँ, मेरा नाम क्यों डाल दिया मास्क अप? वो ऐसे बना रहता है उनका, वो डाल देते हैं और किसी भी एक्सपर्ट का नाम डाल देते हैं। तो इससे तो हमको लगता है खतरा ज्यादा है, इन्फेक्शन का खतरा ज्यादा है, और बचाव कुछ नहीं है। तो और खर्चा भी बहुत है, देयर इज अ कॉस्ट आल्सो। हमने देखा है कितने सारे लोगों के मास्क ना, यहाँ पे देखो तो आप, यहाँ पे पूरा इट विल बी काला ऑल हो जाता है। ब्लैक, हाथ छू छू के हफ्ते भर पहने रहो, इतनी गंदगी। एंड तो ये तो कॉमन सेंस है, इसमें साइंस भी नहीं है, इट इज कॉमन सेंस। दूसरी बात और मैं पूछना चाहता हूँ कि मास्क के अंदर प्लास्टिक्स भी रहता है क्या? सर्जिकल मास्क में माइक्रो प्लास्टिक्स वगैरह? माइक्रो प्लास्टिक भी आप इतनी नजदीक से खींच रहे हो, वो भी आपके सांस में जा सकता है, अगर वो स्मॉल माइक्रो पार्टिकल्स आप देखो ना, इट्स लाइक फाइन डस्ट आपको मिलेगा, जिसको और इसको जब डिस्पोज करते हैं, एनवायरमेंटल लोड पड़ता है क्या? एनवायरमेंटल पोल्यूशन कैसे डिस्पोज करते हैं मास्क को? इतने लोग, पूरे पॉपुलेशन अगर मास्क पहने, डालते ही इनकासरेट करना पड़ता है, इंसिनरेटर में डालना पड़ता है। किसके यहाँ इंसिनरेटर है? या तो आप खुद इसको ना मैच बॉक्स से एक कीली खींच के उसको जला दो, तब तो भी यूर इन अ सेफ हैंड। नहीं तो क्या दिस इज द मोस्ट अनसाइंटिफिक, इलॉजिकल, नो कॉमन सेंस जो मास्क अप जो है। और मैं देखता हूँ कि अभी जैसे भी पेपर में आता, मीडिया में आता, मॉर्निंग वॉक में सब मास्क पहन के जा रहे हैं, ओपन एयर में मास्क पहन के जा रहे हैं। अच्छा, अभी मैं when you're getting such fresh air early morning में, उस टाइम पे आप वो फ्रेश एयर को बंद कर रहे हो unnecessarily, एंड वो आपकी इम्यूनिटी जो बढ़ाता है वो फ्रेश एयर, वो आपको ब्लॉक कर करके ये पहनते हो। एंड इसको अगर आप इंसिनरेशन नहीं करोगे तो क्या होगा? इट विल गो इन द लैंडफिल, डंप में जाएगा। एंड हमने बहुत पिक्चर्स देखे हैं जहाँ पे इस मास्क को फिर से काट के फिर से नया लगा के वापस रिसाइकिल, ये एक मार्केटिंग ये बन गया। इट इज नॉट ओनली फार्मा इंडस्ट्री, इट इज द मास्क इंडस्ट्री, ग्लव्स इंडस्ट्री, सैनिटाइजर इंडस्ट्री। तो अभी मैं डॉक्टर माया से बात करूंगा, उनसे पूछूंगा कि अभी पूना में सबसे ज्यादा गाइडलाइन जाते हैं। हमारे टाइम्स ऑफ इंडिया पूना, या पूना में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो बोलते हैं कि स्क्रीनिंग नहीं हो रहा एयरपोर्ट में, ये नहीं हो रहा, कई गाइडलाइंस निकाले हैं। तो उसके बारे में डॉक्टर माया का क्या ये है, कुछ अभी जो न्यूज आइटम आ रहे हैं? देखिए क्या है कि पूना में आपने पढ़ा, मगर पूना में मतलब वो 400 बेड वाला तो है ही, मगर ससुन हॉस्पिटल जो है ना, उसमें भी 20 बेड्स मेडिसिन और पीडियाट्रिक। मतलब पूना देखो, पूरे देश में जिस दिन से ये तैयारियां हो रही है, 8 से 10 केस पूरे देश में हुए हैं, ठीक है। और उसके लिए 400 प्लस अदर 40 बेड्स।
अकेले पुणे में। बाकी भी जैसे अहमदाबाद में 15 बेड, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में 10 बेड, झारखंड में, अभी पुणे में तो बात हो रही है, झारखंड में एयरपोर्ट पर मेडिकल टीम्स तैनात कर दी है। अब ये सोचो कि इससे 2 पर्पस सर्व करते हैं। ज्यादा करके हमारे यहाँ जो कुछ भी, मैंने बॉम्बे में भी पढ़ा था शुरू में पहले दिन, अभी तो थोड़ा बैकफुट पर है गवर्नमेंट, मगर पहले दिन तो बोल दिया था प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी कि आप भी बेड्स रिजर्व रखो। अब ये न्यूज़पेपर में था, तो एक्चुअल सर्कुलर में क्या होगा? और क्या होता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जब भी बेड्स रिजर्व करने का देते हैं, तो वो बेड्स ऑक्यूपाई हो या न हो, वो पैसे सरकार को देना पड़ता है उन हॉस्पिटल्स को। दैट इज नंबर 1। अभी ये जो केसेस होते डिटेक्ट कैसे होते हैं, 8 या 10, अहमदाबाद में 3 हुए, क्योंकि आप टेस्ट करते हो, एक टेस्ट का 15 से 20 हजार रुपया है। फिर आप इतना सारा जब एडवर्टाइजमेंट करते हो, तो क्या होता है कि बीच में आपने देखा था ना, पर्टिकुलर हॉस्पिटल में पूरा पैकेज देते हैं, उसमें जैसे ही HMPV ऐड हो जाता है तो 10,000 का, 20,000 का, 18,000 का पैकेज, इतने वायरस आपको चेक कर देंगे। तो लोग ये इतना बड़ा बड़ा, जब आप बोलते हो कि 400 बेड तैयार हो गए, ये हो गया, लोग फेसबुक पर लिखते हैं, अरे बच्चे मर रहे हैं, मेरे बच्चों का क्या होगा? अब कहाँ मर रहे हैं बच्चे? तो मर रहे हैं, वो तो मैल न्यूट्रिशन से मर रहे हैं, वो नहीं उनको दिखता है। ये जो दूसरा, जैसे मैंने एक बार बोला, साइकोलॉजी का एक प्रिंसिपल है, डोंट पैनिक। उस पैनिक मत करो, तो जो डरे हुए लोग हैं उनको वो मत करो नहीं सुनाई पड़ता है, वो पैनिक सुनाई पड़ता है। चिंता मत करो का मतलब चिंता करो हो जाता है उनके लिए। तो वो जो नो वर्ड है ना, वो सुनाई ही नहीं पड़ता है जब दिमाग इतना टेंस और इतना अरे पूरा एक पेज था गुजराती न्यूज़पेपर में, तो कि चाइना ने 2001 से कितने वायरस भेजे, उसका पूरा हिस्ट्री, और अब एक नया वायरस चाइना ने भेजा है करके। तो लोग तो एक पूरा पेज वायरस 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 पर हो, तो उनके दिमाग में तो वही रहेगा। तो ये एक काम है डराने का। इससे कारण, जैसे डॉक्टर खुशवा बोल रहे थे, और टेस्ट बिकेंगे इनके, इस तरह के बेड्स जो करेंगे, सब में कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उस कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कोविड के समय भी काफी करप्शन हुआ था। 10 बेड तैयार किए हो, 25, यहाँ तक गुजरात में मैंने अपने उससे देखा है कि सुबह में बनाते हैं बेड, पूरा सब फोटो खींच जाता है, उसके बाद सब निकल जाता है वहां से। तो ये सब जो सेंटर भी तैयार होता है, मतलब इसमें इतना करप्शन भी, सबको टाइम मिल जाता है। आप सिर्फ एक मास्क इंडस्ट्री, ये नहीं, छोटे छोटे ये कॉन्ट्रैक्टर, सबको मजा आता है, वायरस आता है तो सबको कमाने का एक साधन मिल जाता है। तो ये सब मैंने बोला, और ये सब क्या कोई बेसिस नहीं है। 8 केसेस के लिए आप पूरे सब, कितने गवर्नमेंट्स ने, दिल्ली गवर्नमेंट, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, सबने वो कर दिया है, इतने तो हमने देखे हैं। पर अगर सेंटर से आता है कि सब स्टेट गवर्नमेंट एक सर्कुलर निकाल दो, सब HMPV की तैयारी कर दो, इतनी मीटिंग्स करते हैं, मीटिंग में भी पैसा खर्च हो, सब जगह पैसा खर्च करो, लोगों को डराओ। प्राइवेट में भी फिर लोग टेस्ट कराने पहुंच जाते हैं, अरे बच्चे को खांसी हुई, चलो जल्दी से भागो टेस्ट करा लो, HMPV तो नहीं है ना। तो ये सब इकोनॉमिक्स, डराना, ये सब एक साथ में चल रहा है। आपको लगता है कि ये जो गवर्नमेंट मीटिंग करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट मीटिंग करते हैं, फिर स्टेट गवर्नमेंट मीटिंग करते हैं, ये मीटिंग का भी कारण है लोगों को डराना? क्योंकि देखिए, अगर आप लड़ाई लड़ते हो, आर्मी में भी वॉर प्रिपरेशंस होते हैं, आर्मी में जो जनरल्स मीटिंग करते हैं वो पब्लिसाइज नहीं करते, सीक्रेट मीटिंग्स करते, क्योंकि जो इट इज नॉट फॉर द ले पर्सन, इट इज नॉट फॉर द ले पर्सन, इट इज फॉर द एक्सपर्ट्स मीटिंग। उसके लिए जो भी आप डिजास्टर प्लान करो वो रहता है, बट इसको छोटा सा मीटिंग में बहुत बड़ा ये करते हैं, और फिर एक स्टेटमेंट देंगे, डरने की कोई बात नहीं है। मतलब आम जनता तो यही सोचेगा। और फिर केजरीवाल ने तो ये भी स्टेटमेंट दिया कि कोविड में भी ऐसे ही कर रहे थे गवर्नमेंट, और हाथ के बाहर निकल गया। इनफैक्ट केजरीवाल ने स्टेटमेंट दिया था जिस दिन HMPV का आया था कि गवर्नमेंट इज वेरी लैक्स। तो ऑपोजिशन लीडर, अभी ये पॉलिटिकल एजेंडा बन जाता है। तो उससे क्या है कि पीपल, आम आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि देखिए, ये अगर ऑपोजिशन लीडर इतना बड़ा, मतलब ये इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर हो जाता है जस्ट फॉर पॉलिटिकल पॉइंट्स। तो ये अभी
साइंस तो पीछे हो जाता है। इरिस्पॉन्सिबल है कि उसको बोला गया हो, मैं तो अब खुले बोलना चाहती हूँ, उसको भी बोला गया हो कि तू सामने से चालू रख बैटिंग। हाँ हाँ, वो सब एक ही है। हाँ, यस, सब लेग्स बोल के करेंगे, ये बोलेंगे, इसलिए इनको और करना अभी पड़ेगा। जैसे पहले मैच फिक्सिंग होता था क्रिकेट में, अभी पैंडेमिक फिक्सिंग हो रहा है पब्लिक हेल्थ में। हाँ, ये शायद बिल्कुल। ऐसा। डॉक्टर वीना कुछ कहना चाहती है? यस डॉक्टर वीना। हाँ सर, मैं एक बात बोलना चाह रही थी कि जब हम फ्लाइट में उतरते हैं ना, जस्ट बिफोर वी गेट डाउन, तो वो पूरा एक स्प्रे लाके मारते हैं, एंड दे टेल कि DGCA, द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के ऑर्डर्स के बराबर हमको है ना ये स्प्रे मारना है। एंड जैसे ही अनाउंसमेंट होता है तो वो स्टूअर्ड वो प्रेस करते हुए वो फोम का कुछ की मारता हुआ जाता दिखता है। तो यू कैन नॉट इवन आस्क कि इसमें क्या है, इसमें एक्चुअल वायरस ही मार रहे हैं। अगर आपको ना प्लेन सैनिटाइज करना है तो लोग उतरने के बाद करो ना, जब लोग अंदर बैठे हैं तभी से आप क्यों फ्यूम मार रहे हो? तो These are all panic creation. These are to create public. Even अगर 10 लोग मास्क पहन के घूमे, बाकी लोग भी डर जाते हैं, because that gives a external ये कि something is serious. Yes, डॉक्टर श्रीजीत प्लीज। अगर कुछ साइड इफेक्ट में कोई स्वून हुआ या किसी को एनाफिलैक्सिस हुआ तो हु इज गोइंग टू बी रिस्पांसिबल? वो जो स्प्रे एकदम से आता है, किसी को स्टेटस एस्थमाटिकस हुआ तो नोबडी रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट, वो कोइंसिडेंस में आ जाएगा। इट वाज कोइंसिडेंट। डॉक्टर श्रीजीत यस। मैं ये बताना, आप जो पहले टेस्टिंग के बारे में चर्चा हो रही थी, तो टेस्टिंग क्या है ना, जब हम क्लिनिकल सेटिंग में जाते हैं उसका एक प्रेवलेंस रेट रहता है 10%। ये नहीं कि जो भी जाए खांसी के उसी के वायरस हो जाए, लेकिन हम क्लिनिकल सेटिंग से हम अगर मास टेस्टिंग या जाते हैं, एक तो खर्चा बढ़ जाता है सरकार का, लोगों का, लेकिन क्या है ना, कुछ भी डायग्नोस्टिक टेस्टिंग होता है उसका सेंसिटिविटी रेट होता है, इफ इट इज परफेक्ट देन 95% में हम अप्रूव करते हैं। अब इमरजेंसी यूज में वो कम हो सकता है, और स्पेसिफिसिटी 98% होता है। दैट मीन्स पहले वाला ये है कि फॉल्स नेगेटिव 5% हो सकता है, दूसरे में ये कि फॉल्स पॉजिटिव जो 98% नेगेटिव होगा, फॉल्स पॉजिटिव 2% आ सकते हैं। तो ये अगर आपके ज्यादा इंसिडेंस डिजीज प्रेवलेंस बहुत कम है और आप ज्यादा लोगों को टेस्ट कर रहे हैं, तो फॉल्स पॉजिटिव बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे। और ये जो भय आप कर रहे हैं ना, तो फॉल्स पॉजिटिव बढ़ेंगे, पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू 4-5% कम हो सकते हैं, मतलब जो 70, 80, 90 कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉल्स पॉजिटिव्स है। तो इसीलिए सबको टेस्टिंग नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे पास बीमारी है, हम आपके पास जाएंगे तो आप बोलेंगे कि नहीं ठीक है, ये मुझे लग रहा है कि ये लक्षण शायद ये हो सकता है, इसीलिए आप टेस्टिंग के लिए भेजेंगे। ये नहीं कि जिसको भी खांसी हो जाए वो जाके टेस्ट करवा ले। तो आई थिंक वो कॉस्ट इम्प्लीकेशंस भी है। और अगेन मैं जो पहले बताया था ना, जो हमारे पास सीमित हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, और सब इसी फैसिलिटी को हम टेस्टिंग में लगा देंगे, सारे जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल से सबको टेस्टिंग में स्क्रीनिंग में लगा देंगे, एक तो अननेसेसरली फॉल्स पॉजिटिव बढ़ जाएंगे और भय बढ़ जाएगा, और खर्चा भी सारे चीज उसी पर चले जाएंगे। दूसरा चीज आप बता रहे थे कि जो महामारी के समय हम फैसिलिटीज रख रहे हैं, 400 हॉस्पिटल अभी रख रहे हैं, पुणे में, अहमदाबाद में, हर जगह में रख रहे हैं। तो मुझे मालूम है तब क्या हुआ था ना, टीबी कॉन्टेजियस जो बोलते हैं, टीबी, तो कुछ जगह में, कुछ इलाके में, जैसे टीबी के जो फैसिलिटीज है, पेशेंट्स थे, उनको बोले कि आप भाई घर चले जाओ। और तो क्या हुआ ना, वो तो फैलेंगे ज्यादा ना, उनको ट्रीटमेंट नहीं देंगे, उनको घर भेज देंगे और वो खाली रखेंगे, कुछ लोग आके रखेंगे। अब बाकी के लोगों को ट्रीटमेंट अगर नहीं दिया जाता है, मैं जाता हूं, मेरे को खांसी है या मुझे दर्द है छाती में, तो आप बोलेंगे नहीं, हम आपको टेस्ट करेंगे, टेस्ट रिपोर्ट आएगा 2 दिन के बाद, तब आपको हम ट्रीट करेंगे। तो ये सब जो है ना, these are कॉस्ट इम्प्लीकेशन, ह्यूमन इम्प्लीकेशंस, उसी के ऊपर नजर देना चाहिए। और मैडम जब बता रहे थे आप एनवायरमेंटल कॉस्ट के बारे में, एनवायरमेंटल कॉस्ट हैव ए फ्यूचर इम्प्लीकेशन। इसमें मैं अभी एक बात करके रखूंगा मेरा, हम कृषि में क्या कहते हैं ना, अगर हमारे खेती है, खेती के बीच में एक बड़ी पेड़ है, इमली की पेड़ है, सो दैट प्रोवाइड्स हमको इकोसिस्टम सर्विसेज। उसमें चिड़िया आके बैठते हैं, चिड़िया when they give their droppings, that is fertility for your soil,
इट गिव्स शेड टू द फार्मर जो वो काम करने के लिए आते हैं। लेकिन ये जो पेड़ का इकोनॉमिक वैल्यू है ना, ये जीरो है, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन में नहीं आता है। हम अगर पेड़ को काट देंगे और उसको बेचेंगे तो उसको इकोनॉमिक वैल्यू आ जाता है, वो जीडीपी में शामिल हो जाएगा। आई थिंक इसी तरह ये हेल्थ में भी हम जितना मास्क बेचेंगे, जितना वैक्सीन बेचेंगे, जितना रेमडेसिविर या कुछ दवाई बेचेंगे, हमारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस बढ़ जाएंगे, हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम और हेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज सम ऑफ दिस कुड बी इनअप्रोप्रिएट एंड नॉट रिक्वायर्ड केयर। आई थिंक आई विल स्टॉप देयर। डॉक्टर माया कुछ बताना? डॉक्टर माया प्लीज नहीं आप अपना खत्म करो फिर। हाँ नहीं जी, बस अभी तक मैं दूसरा ये टेस्ट का ये भी बोल रही थी कि हर आर्टिकल में लिखा है कि एचएमपीवी का ट्रीटमेंट भी फिर अल्टीमेटली आपको सिम्टोमेटिक करना है। हाँ, तो सिम्टोमेटिक करना है तो फिर टेस्ट करके ये एचएमपीवी है कि अभी भी लोग कोविड का टेस्ट भी कर रहे हैं, ये कर करके काम क्या है? अगर ट्रीटमेंट फॉर ऑल रेस्पिरेटरी वायरस सिम्टोमेटिक है कि जो भी सिम्टम है उसके मुताबिक आगे आप बढ़ते रहो। ऑल एंटीवायरस तो हमको पता है, रेमडेसिविर का क्या एक्चुअल था, दूसरी टोलिमाजोम जो था उसका भी क्या था, किसी का उनकी ट्रायल में भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं थे, फिर भी सब मार्केट में रख दिया था। तो अल्टीमेटली आपको सिर्फ सिम्टम से करना है, तो ये टेस्ट कर क्यों रहे हो? वेरी गुड पॉइंट। टेस्ट देखिए ये तो हाँ डर फैलाने के लिए या फिर टेस्ट, बिल्कुल ठीक बोला डॉक्टर वीना ने। हाँ, आई मीन व्हाट विल यू डू विद द रिजल्ट? कोई भी चीज करते हो, अभी रिजल्ट में अगर वो सेल्फ लिमिटिंग है, अभी तक चाइना से भी इसका इन्फेक्शन फेटिलिटी रेट नहीं आया, क्योंकि रेट आ ही नहीं रहा है। आई मीन क्योंकि अगर आप एनीबडी शुड क्वेश्चन, द सिटीजन शुड क्वेश्चन कि इसके पूरा डेटा क्यों नहीं दे रहे हैं, व्हाट इज द केस फेटिलिटी रेट ही बता दो, इन्फेक्शन फेटिलिटी रेट ही बता दो। वो नहीं बता रहे, मतलब है ही नहीं कुछ। तो अगर है ही नहीं तो व्हाई यू विल टेस्ट, व्हाई यू विल होल्ड मीटिंग्स व्हेन एंड बिल्कुल सही है इसमें आई मीन अभी तो ऐसा हो गया कि पीपल हैव स्टॉप थिंकिंग। आई मीन इतना पैनिक क्रिएट करते हैं, मीटिंग करने से इंपॉर्टेंस दिया जाता है, जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने से लोग सोचेंगे कि शायद बात बहुत सीरियस है और कभी भी आ सकता है, क्योंकि कोविड में भी ऐसे ही हुआ था, ये सोचेंगे। तो जबकि कोविड में भी टेस्ट से ही हुआ था सब कुछ। एक्चुअली देखा जाए कोविड में भी एसिम्प्टोमेटिक को भी केसेस बना दिए थे। तो अभी ये फिर से, ये शायद मेरे को लगता है कि कोविड में ज्यादा ही कुछ वो खेल गए, लोगों को पता चल गया, तो अभी थोड़े सतर्क हो गए। नहीं तो ये अगर हो सकता, अगर एचएमपीवी पहले आता तो शायद कोविड के पहले एचएमपीवी का ही शायद पैंडेमिक आ जाता, क्योंकि लोगों को अगर, तो ये थोड़ा इन लोग ज्यादा हो गया। और अभी मैं ऐसे भी आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि एचएमपीवी का कोई वैक्सीन नहीं है। मेरे को एक व्हाट्सएप मैसेज आया था ग्रुप में, तो किसी ने लिखा था कि मेरा 16 साल बच्चे को उसके डॉक्टर ने एडवाइस किया है कि एचएमपीवी का तो वैक्सीन नहीं है, पर आप इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन ले लो, कोविड का वैक्सीन ले लो, कहीं उसके साथ कोई इन्फेक्शन, उससे बच जाओगे आप। बात हो रहा है एचएमपीवी का, बट प्रमोशन हो रहा इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का या कोविड वैक्सीन का, बचे हुए वैक्सीन। हाँ, न्यूज़पेपर में भी कार्डियो न्यूज़पेपर और अच्छा खासा 16 साल का बच्चा चलता फिरता, उसको इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की भी जरूरत नहीं है। तो वो मेरे राय पूछ रहे, मैंने बोला इवन व्हेन स्ट्रेन मैच करता तभी भी इन्फ्लुएंजा का 50% एफिकेसी एंड इट इज एडवाइज्ड फॉर पीपल इन नर्सिंग होम्स, वेरी एल्डरली। आम आदमी को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन भी, हेल्दी पर्सन को नॉट वेरी, मतलब जो है वो दे दो टाइप है। एक प्रकार से पब्लिक हेल्थ क्वेकरी चालू हो गया है कि भाई कुछ भी वायरस है, जो वायरस का वैक्सीन है आप दे दो उसको। नहीं, अभी तो रिप्रोडक्शन रेट इसका 1 से कम है, तो वैक्सीन की जरूरत ही नहीं है। अगर आप साइंटिफिक बेसिस पे जाएंगे, आप तो है प्रोफेसर बनर्जी। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि इतना सैनिटाइज एंड सोशल डिस्टेंसिंग करने की भी जरूरत नहीं है। अभी जो एक नया कंसेप्ट आ रहा है, इफ यू आइसोलेट टू मच यू आर मेकिंग द पॉपुलेशन वल्नरेबल इन द फ्यूचर, क्योंकि वो उनका जो नॉर्मल थोड़ा चैलेंज होता रहता है ना, दिस माइल्ड वायरसेस चैलेंजेस द इम्यून सिस्टम एंड इट डेवलप्स दिस को। अब आप इतना आइसोलेटेड रहोगे, उसमें आप योर इम्यून सिस्टम विल वीकन एंड यू विल बी वल्नरेबल टू ऐसे फिनोमेना। ऑस्ट्रेलिया में हुआ, न्यूजीलैंड में हुआ, यूके में हुआ, फ्रांस में हुआ। दिस इज नॉट न्यू इन चाइना। चाइना का नाम शायद इसलिए लिया कि एवरीबडी इज अफ्रेड ऑफ चाइना,
तो on study, no, sir, when they said there's a hyperhygiene syndrome in newborn children, exactly. can Hyperhygiene, lead hygiene to, hypothesis. can lead to type 1 diabetes. नहीं, हाँ, autoimmune disease. Not only this immune debt, this even Davidson का टेक्स्ट बुक में 10 साल पहले आ गया था hygiene hypothesis that as you become more affluent, autoimmune diseases are increasing because अब जब बच्चे होते छोटे dirt में खेलते, दूसरे बच्चों के साथ mix होते, आजकल ज़्यादा ही isolate हो रहे हैं. The immune system develops, but if the immune system is not trained from childhood, in adulthood they overcharge. They over respond and it can give rise to autoimmune diseases. वो calibrate नहीं हो पाता, immune system doesn't calibrate. So all these things are coming up, and now perhaps they want everyone to be vulnerable and only depend on vaccine for prevention of infections, not on their natural immunity. I think long term plan यही है कि natural immunity को पूरा ही eliminate कर दो by too much of hygiene hypothesis. सैनिटाइजर को भी प्रमोट करो, उससे भी आई मीन स्किन इरिटेशन होता ही होता. ड्यूरिंग द पैंडेमिक, लास्ट पैंडेमिक, आई सॉ अ वेरी पुअर वुमन विद अ चाइल्ड malnourished. शी इज गोइंग टू द केमिस्ट शॉप एंड बाइंग द सैनिटाइजर. मेरे को बहुत ये हुआ कि ये कितना मतलब उसको न्यूट्रिशन छोड़ के इतना ये किया कि इससे वो बिल्कुल बच जाएगी. आई डिडंट नो व्हाट टू टेल हर, व्हाट टू टेल द केमिस्ट. मैं सोचा कि अभी मैं क्या करूँ. आई मीन इतना अभी सैनिटाइजर प्रमोट हो रहा है. तो दिस शुड बी द सेकंड. तो मैं थोड़ी ब्लंट हूँ. मैं कल गई थी हेयर कटिंग सैलून में, उसने मास्क पहना था, बोला मैंने बोला निकाल दो. निकाल दो. इस तरह केमिस्ट शॉप में भी कोई ये कुछ खरीद रहा है, वो कुछ, मैं बोलती हूँ कुछ मत खरीदो, कुछ नहीं होने वाला है. सबको मैं तो चारों तरफ बोलती रहती हूँ. No, that way Awaken India movement have been very active in Maharashtra. We were the first state जिसमें मास्क मैंडेट हटाया था. एंड आई रिमेम्बर उस टाइम मैं उड़ीसा से लौट रहा था, भुवनेश्वर में डॉटर का मैरिज का रिसेप्शन था. आई बोर्डेड द प्लेन एट उड़ीसा एंड विदाउट मास्क. सो मेरे को एयर होस्टेस ने रोक दिया गेट पे, बोला कि मास्क क्या पहनना. मैंने बोला आई शोड द पेपर न्यूज दिखाया. मैंने बोला देखो महाराष्ट्र में मास्क मैंडेट हैज बीन लिफ्टेड अप. तो शी सेज नो, दिस इज उड़ीसा, यू हैव टू वेयर इट. तो मैंने बड़े जोर से चिल्लाया. मैंने बोला ठीक है मैं पहन लेता हूँ. जैसे ही प्लेन reaches the Maharashtra airspace, you announce it, I will take off the mask. तो अभी जब तक हम उड़ीसा के ऊपर फ्लाई कर रहे हैं मैं पहनता हूँ. मैं जरा जोर से बोला, सब लोग हंसने लगे. एंड द मोमेंट आफ्टर 1 hour I took off the mask, I told the air hostess, I think 1 घंटा हो गया है, अभी महाराष्ट्र आ गया है, ask the pilot if you have doubt. And I took off the mask and मेरे पीछे सब ने अपना मास्क उतार लिया. वो सब महाराष्ट्र के थे. So this is the stupidity which is going on in this country from state to state. मैंने बोला था ना एक बार, आप फ्लाइट में खाते टाइम मास्क उतार सकते हो. तो मैंने एक बिस्किट का पैकेट रख के पूरा टाइम खाती रही कि भाई मुझे तो आई हैव टू ईट, आई एम हंग्री, और थोड़ा थोड़ा खाता रहेंगे. फुल फ्लाइट विदाउट मास्क. दैट इज द कॉमन सेंस वाली बात है ना. जैसे आप कह रहे हैं कोई बात करते टाइम लोग उतार देते हैं. मैंने तो लोगों को खांसते टाइम देखा कि ऐसे उतार के खांसा, थूका, फिर पहन लिया. दिस आल्सो आई हैव सीन. So this is the actual, I mean the common people should understand this, at least common sense use किया जाए. और साइंस को भी तो निचोड़ दिया पूरा. साइंस का तो जैसे आपने बताया कि जो स्पेस होता है, स्कूल में हम पढ़ते हैं कि वायरस पासेस थ्रू ऑल फिल्टर्स, नॉर्मल फिल्टर्स. उसका हाई स्कूल का जो एजुकेशन है उसको भी आप डिस्टॉर्ट कर रहे हो. व्हाट विल चिल्ड्रन ग्रो अप with unscientific knowledge, and when the experts talk unscientifically, it is most WHO का खुद का स्टडी है 2017 या तब का कि कम्युनिटी सेटिंग में मास्क डज नॉट वर्क फॉर द वायरस. अगर कम्युनिटी सेटिंग में दूसरे वायरस के लिए नहीं काम करता था तो 2020 में कैसे वो मास्क काम कर सकता है? नहीं, मेरे को लगता है कि अगर इस टाइम अगर HMPV का जब अनाउंस किया या डेसिबल बढ़ाया पैनिक का, अगर 50% लोग भी रास्ते में मास्क पहन लेते, they would have gone ahead with the restriction. Actually, this is a indicator for the policy makers to see कि how much you can fool the people. So I am very happy. I am happy that this time they are disappointed, and that is why they are stepping back. I think तो आज का मैं इसको समराइज करता हूँ. तो आज का समरी है कि
जो HMPV वायरस इज अ वेरी माइनर वायरस, और जहाँ तक कि अभी पॉलिसी मेकर भी समझ गए, अभी लोग भी समझ गए, और जो मास्क अप है वो भी शायद अभी लेटेस्ट गाइडलाइन में देख रहा था मास्क वर्ड ड्रॉप कर दिया, क्योंकि हमने और डॉक्टर वीना ने बताया भी है, हाँ, और डॉक्टर वीना ने जो बताए हैं पूरे अपने तजुर्बे से, OT में काम करते हैं, और अभी जो लोग मास्क पहनते हैं उनको भी समझ जाना चाहिए कि उससे शायद उनमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, निमोनिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। और यहाँ तक कि हमने 1-2 पेपर ये भी देखे हैं कि जो हमारा म्यूकर माइकोसिस जो आता है, साइनस के टाइम रहता है, गीला फंगल इन्फेक्शन के भी चांसेस, जिसमें काला फंगस, ये कुछ एम्स का भी एक पेपर था, पर उस टाइम क्या हो रहे थे, इस टाइप के पेपर को रिट्रैक्ट कर देते थे, सेंसर कर देते थे। कोई भी जो भी माइक्रोबायोलॉजिस्ट, मैंने अपने कॉलेज में मैंने बोला था कि इसके ऊपर स्टडी क्यों नहीं करते, बोलते हमको नहीं करना है, हमारी नौकरी चली जाएगी। आई मीन दिस वाज द साइंस को ऐसा किया कि एक बार मास्क बोल दिया तो यू कैन नॉट टॉक एनीथिंग अगेंस्ट मास्क। तो लॉकडाउन बोला, लॉकडाउन के अगेंस्ट बात नहीं, पर अभी लोग समझने लगे हैं और लोग देख रहे हैं, कुंभ मेला भी हो रहा है, तो ये बहुत खुशी की बात है। तो अभी हमको लगता है कि कुछ कहना है डॉक्टर माया, लास्ट वर्ड्स बिफोर वाइंडिंग अप। आपने कुंभ मेला बोला तो मैंने बोला कि वो कोविड के टाइम भी कुंभ मेला का बहुत ट्राई किया कि कुंभ मेला में ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद उसके नेचुरल एक्सपेरिमेंट कुछ नहीं हुआ। उस टाइम किसान रैली भी चल रहा था, किसान मूवमेंट चल रहा था, दैट शुड हैव बीन द, इलेक्शन रैली चल रही थी, इलेक्शन रैली चला, आपका किसान मेला चला, किसान रैली चला, कुंभ मेला चला। तो ये आम आदमी को समझ जाना चाहिए। और अभी देखिए, मेरे को तो लगता है अमेरिका का आम आदमी समझ गया, इसीलिए ट्रम्प इलेक्शन में आया, क्योंकि ट्रम्प के कोई पॉलिसीज इतने पॉपुलर नहीं थे। पर आई थिंक दिस मस्ट बी द हिडन, ये पीपल हैव अंडरस्टूड। क्योंकि अभी मैं देख रहा था, अभी पोल आया है अमेरिका में कि व्हाट वाज द डेमोग्राफिक्स जो कि चेंज किया। यंग पीपल 17 to 25-30 ईयर्स लोगों ने सबसे ज्यादा दे हैव मूव्ड ओवर टू ट्रम्प, जो कि प्रीवियस इलेक्शन में क्या था, एल्डरली व फॉर ट्रम्प, बिकॉज ट्रम्प थोड़ा इस टाइप का है अंदर, मतलब वो ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट एक प्रकार से पैरोकियल है, मतलब अपना टू मच ऑफ ये। तो उसमें एल्डरली पीपल सपोर्टेड हिम, जैसे वो इमिग्रेंट्स को नहीं एनकरेज करता, ये करता, तो इसके अगेंस्ट यंग पीपल वर्क अगेंस्ट इट। बट अभी दिस टाइम व्हाट हैपेंड, द यंग पीपल वेंट विथ ट्रम्प एंड मोर, आई मीन दे शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स ट्रम्प। तो हो सकता है इस पैंडेमिक लेसन्स से उन्होंने देखा कि इससे ज़्यादा, मतलब देर इज मोर हार्म फ्रॉम दिस स्ट्रॉन्ग मेजर्स एंड देर आर डिफरेंट एजेंडा, हिडन एजेंडा। डॉक्टर माया इज नॉट वेरी हैप्पी, बताइए मैडम। क्योंकि आई एम पॉलिटिकली नाइव, मेरे को इतना समझ नहीं है पॉलिटिक्स का, मोटे तौर पे मैं सोच रहा हूँ। ये डॉक्टर माया बताइए। मैं ज्यादा नहीं सोचती, मैं वेट करना चाहती हूँ कि जो भी लोग ट्रम्प पर उनके ऊपर आश लगाए बैठे हैं, नहीं, ट्रम्प का क्या है कि ट्रम्प इज अ वेरी एस्ट्यूट, जिसको कहते हैं चालाक है, वो समझ रहा है पीपल का, मेरे को लगता अंडर करंट समझ रहा है। वो भी कोई भी पॉलिटिशियन समझ तो सब रहे, सब मिले हुए, समझ तो रहे, तभी तो मिले हुए। मगर ये कुछ और इंडस्ट्रीज को ज्यादा वो प्रमोट करने में उसको लग रहा हो कि भी फार्मा को इतना प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी हो सकता, वो आर्म्स कर जाए, पता चले थर्ड वर्ल्ड वॉर लग जाए, ठीक है लग जाए, कम से कम हमारा हेल्थ क्लीन हो जाए। क्या कर सकते हैं अभी, देखिए आई मीन हेल्थ में जितना डैमेज हुआ शायद वॉर में डैमेज नहीं होता। ये महामारी के अभी थोड़ा वेट एंड वॉच, हेल्थ में भी वो कितना सच्ची में कर पाता है वो देखते हैं, वेट एंड वॉच। चलिए हम हैं, ट्रम्प नहीं है तो यूएचओ है, हम इसी आशा पे उसके पर पूरा भरोसा है, यूएचओ पर पूरा भरोसा है। हाँ। तो धन्यवाद डॉक्टर माया, डॉक्टर वीना, डॉक्टर सुजीत मिश्रा, डॉक्टर कुशवाहा, धन्यवाद सबको, सुनने वाले को भी धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।